जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 41। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी केस स्टडीज़ चैप्टर 7 की और होम असाइनमेंट के क्वेश्चन वॉल्यूम 1 के। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें एमसीक्यूज भी शामिल है, छोटी वार्म अप केस स्टडीज़ भी शामिल है, और फिर वॉल्यूम 2 के केस स्टडीज़ भी करेंगे जो कि एग्जाम लेवल की केस स्टडीज़ है। 3 केस स्टडीज़ वॉल्यूम 2 की, छोटे बहुत से क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम 1 के, और फिर सबसे पहले क्विज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ के आए हैं? तैयार हैं? कितने स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट करके हैं? जरा हाथ उठाइए। शाबाश। मोबाइल गुम हो गया? किसका गुम हो गया? नागर। कोई बात नहीं, साइलेंट भी होगा किसी के पास, परेशान हो। क्लास में गुम हुआ है? आशिर के पास है। कौन, किधर है आशिर? आशिर भाई मोबाइल वापस कर दें यार, इसका नहीं करना, कर दे यार, मजाक ना करो उसके साथ, उसकी जान पे बनी है। नहीं मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा बस। कोई ना कोई दोस्त होता है ये, उसने बस शरारत करनी होती है। हाँ चलें, तब तक आते हैं। आज का कोड है जी 5129 5969 5129 5969। असाइनमेंट किया आपने? असाइन बहन जी आपने असाइनमेंट की है? शाबाश। 5969 शाबाश, पहुंच गए? चलिए, हाउ टू प्ले पता है आपको, बेनिफिट्स भी पता है आपको। एक ही बेनिफिट होता है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। पूरे 50 रुपए, पूरे 50 रुपए। A well-established smartphone brand notices a consistency in sales despite the increased marketing efforts। क्या मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स बढ़ नहीं रही, परेशान है वो। मार्केटिंग टीम को क्या क्या के बोल गए भाई, क्यों नहीं सेल बढ़ रही? मार्केटिंग टीम का कसूर है क्या? नहीं, किसका कसूर है? स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी स्टेज पे है। मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाए, जितना मर्जी बजट मार्केटिंग को दे दें, नहीं बढ़े। कस्टमर कहाँ से लेके, घर से थोड़ी लेके, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। क्लियर जी, मेच्योरिटी स्टेज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 ये रहा जी आपका क्वेश्चन 2। An electric car company is rapidly increasing its production capacity as demand rises। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे खर्चे बढ़ने से एंटरप्रेन्योर को दुख नहीं होता, खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? डिमांड भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। शाबाश। व्हाट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डज दिस रिप्रेजेंट? ग्रोथ भैया, ग्रोथ। डिमांड भी बढ़ी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ग्रोथ। इसमें और क्या खर्चा बढ़ रहा होगा? कोई और खर्चा बढ़ रहा होगा? कौन सी कॉस्ट बढ़ रही होगी, वही पूछ रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ रही होगी, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट बढ़ रही होगी, ओवरऑलिंग कॉस्ट मैच्योरिटी पे बढ़ेगी ना, अभी तो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी इंक्रीज, वो तो उसने खुद से बता दिया। प्रोडक्शन ऐसे ना करें हमारे साथ, ऐसे ना, ऐसे तो है। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर कमेंट कभी कभी ये कहता होता है एग्जामिनर कमेंट्स में, क्या कि जो मैंने सोल्यूशन क्वेश्चन में पूछा था बच्चे ने सोल्यूशन। तो बहरहाल अच्छी कोशिश आपकी। ग्रोथ स्टेज है जी, क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये
Furniture manufacturer has seen steady sales for years, but now faces new competitors. What product life cycle stage is the company likely in? Decline क्यों? सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट है, सेम स्टडी सेल्स है. न्यू कंपैरेटर, कंपैरेटर कब आता है? डिक्लाइनिंग में आता क्या? डिक्लाइनिंग में कंपैरेटर मरने आएगा क्या? कंपैरेटर आता है हाँ? एक मिनट है सर, मैच्योरिटी में मैच्योरिटी ठीक है. ₹50 के लिए ऐसी हरकतों में होता है. आपसे यही उम्मीद थी. भाई एक एक करके आर्गुमेंट कर मेरा भाई, एक एक करके आर्गुमेंट कर. अभी भाई किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है आपने? वो भाई ये भाई कीजिए आर्गुमेंट. हाँ, कई सालों से सेल्स सेम है, नए कंपैरेटर आ गए. किधर किधर लिखा सेल्स कम हुई है? मेरा सवाल सिर्फ ये है, स्टडी सेल्स की वजह से मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी है ना. नया कंपैटिटर क्या डिक्लाइनिंग स्टेज पे आएगा? नहीं आएगा ना. वो आता है ग्रोथ स्टेज पे. क्यों? याद रखिए, कंपैटिटर्स आते हैं ग्रोथ स्टेज पे और मैच्योरिटी स्टेज पे. आगे चल, कंपैटिटर मैच्योरिटी में भी आते हैं, मैच्योरिटी में भी आते हैं कंपैटिटर. भाईजान क्या कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. क्वेश्चन 4. बिल्कुल भी नहीं निकालना. हम सारे नहीं खेलेंगे. A fashion retailer is reducing prices to clear out last season's clothing inventory. Which product life cycle stage does this strategy align with? कौन से? डिक्लाइन. शाबाश. अच्छा, क्या सिर्फ रिड्यूसिंग प्राइसेस से आप इस नतीजे पे पहुंच सकते थे? नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग प्राइसेस बाज़ औक़ात इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी यूज़ की जाती है मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए. ठीक है, ग्रोथ पे. हाँ जी, हाँ, यहाँ पे जो असर इंडिकेशन हमें जरूर मिल गई रिडक्शन इन प्राइसेस से, क्योंकि ज्यादातर बहरहाल, हालांकि ग्रोथ इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज पे भी रिड्यूस प्राइस कर सकते हैं. मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन ज्यादातर डिक्लाइनिंग पे करते हैं. लेकिन असल जो हमारा डिसीजन कंफर्म हुआ वो किस फैक्टर की वजह से हुआ? क्लियर लॉस है क्लॉथिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री स्टॉक आउट क्लियर करने के लिए तो डिक्लाइन स्टेज पे ही स्टॉक को क्लियर किया जाता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा. Beverage company introduces new flavors to keep its brand competitive against newcomers. न्यू फ्लेवर्स आ रहे हैं. ये मेच्योरिटी में भी होता है और डिक्लाइनिंग में भी होता है. न्यू फ्लेवर से इंडिकेशन हमें कंफर्म नहीं हुआ, मेच्योरिटी में भी न्यू फ्लेवर है, डिक्लाइन में. What PLC stage is the company attempting to extend? ये एक्सटेंड से आपको इंडिकेशन मिल जानी चाहिए थी. किसको? अब जाहिर है डिक्लाइनिंग को तो एक्सटेंड थोड़ी करेगा, पागल है. एक्सटेंशन ग्रोथ होगी या मेच्योरिटी की होगी? तो मेच्योरिटी हमारा करेक्ट आंसर. ग्रोथ में नहीं.
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये रहा जी। नहीं, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करनी चाहिए ना। क्यों एडवर्टाइजमेंट क्यों आप कर डिक्लाइन स्टेज पे है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए डिक्लाइनिंग स्टेज पे। ओके, तो क्या करना चाहिए? प्राइस बढ़ा देनी चाहिए पहले ही सर दर्द इन्वेंट्री। अच्छा, ये सबने ठीक कर दिया। इस बात पे चाय बनती है मेरी। Tech company during introduction phase uses high pricing due to minimal competition but plans to drop prices later. ये क्या होता है? ये प्राइस स्कीमिंग होती है। प्राइसेस हाई है ना, हाई प्राइसेस प्राइस स्कीमिंग होती है। कल बताया था मैंने, किताब में पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा। प्लान्स टू ड्रॉप प्राइस लेटर, वो लेटर होगी प्राइस पेनिट्रेशन। करंटली प्राइस स्कीमिंग है, ये करंटली ये प्राइस स्कीमिंग है। हाँ जी, ये किन स्टूडेंट्स को दोनों टर्म्स याद थी? चलिए आगे चलते। क्वेश्चन 8 ये राजे। इस स्ट्रेटजी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंड टू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स। सेगमेंटेशन नहीं, स्ट्रेटजी अनटैप्ड मार्केट, स्ट्रेटजिक स्पेस। उससे पूछा व्हाट चेंज में नॉट अट्रैक्ट, जो नहीं अट्रैक्ट करेगी। देखिए प्रोडक्ट डिजाइन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, न्यू कस्टमर को। रीडिजाइनिंग, नॉट अब नहीं आया, पहले भी था, अब आया, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये रहा। जी, टू रिवाइव ए डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट, फर्म डिसाइड, ऊपर से हिंट दे दिया था डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट। फर्म डिसाइड टू फोकस ऑन नीश मार्केट विद हाई प्राइसिंग, व्हाट स्टेज इज दिस प्रोडक्ट लाइकली इन डिक्लाइन? हाँ जी, नहीं लेकिन नीश मार्केट स्टार्ट में भी कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जैसे मर्सिडीज है फॉर एग्जांपल, इस तरह की लग्जरी प्रोडक्ट्स होती है, वो स्टार्ट से ही नीश मार्केट को फोकस कर रहे होते हैं। DHA सही, चलिए नहीं मैंने DHA चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन। अच्छा, कल से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, चूँकि हम इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो हालांकि हमारी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे लेकिन ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकेंगे। लिंक उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चूँकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा
तो हम जो विनर्स की तादाद है वो ज्यादा कर रहे हैं। अभी टॉप 5 की बजाय टॉप, अच्छा एक ऑप्शन है टॉप 5 को ही 100 कर दिया जाए, एक ऑप्शन है टॉप 10 को 50 कर दिया जाए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है टॉप 5 को 100 कर दें? कितनों का है टॉप 10 को 50 कर? चले टॉप 10 को 50 कर दें, कल से टॉप 10 को 50, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलिए अब चलते हैं आज के विनर्स की तरफ। लीजिए मेरे पुराने बस ऐसे ही हैं, तो ये भी मिल जाए बड़ी बात है। समीर ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। वो नहीं जी, फर्स्ट पोजीशन फटाफट, फर्स्ट पोजीशन शाबाश शाबाश छुपे रुस्तम भाई। सेकंड पोजीशन शाबाश, इधर थर्ड पोजीशन किन किया है? बेहतरीन। फोर्थ पोजीशन गुड। फिफ्थ पोजीशन आपकी है, शाबाश जी। 10th पोजीशन कल से है, आज से नहीं है, कल से होगा 10th पोजीशन। चलिए जी अब इसको छोड़ दीजिए, अब बातें वापस कंसेप्ट की तरफ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कल हमने पढ़ा था, आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसके बाद केस स्टडी की तरफ चलेंगे। भाई छोड़ दिए क्विज को, छोड़ दे। What is the primary goal of a product in the introduction stage? इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइमरी गोल क्या होता है? सेल इंक्रीज करना, अवेयरनेस, बीट कंपेटिटर्स, या टू रीच मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस, शाबाश। इंक्रीज सेल कहां पे ऑब्जेक्टिव होता है? ग्रोथ में, और बीट कंपेटिटर्स मैच्योरिटी में, शाबाश। और मार्केट पेनिट्रेशन भी ग्रोथ में, मैच्योरिटी में। हाँ जी। 17 विच स्टेज फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द कंपनीज मार्केट शेयर? मार्केट शेयर मेंटेन करना मैच्योरिटी का। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद, अच्छा ये एग्जाम लेवल का कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट एग्जाम लेवल का है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि किस स्टेज पे कौन सी कॉस्ट इनकर की जाती है। आपने अगर केस स्टडी की है तो उसमें भी वो इसी तरह का क्वेश्चन, ग्लोरी वाली जो केस स्टडी है। विच कॉस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होती है। इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, ग्रोथ पे। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये भी ग्रोथ पे है। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ये ग्रोथ स्टेज पे नहीं होती। व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स याद है? उसने एक एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछा था। बेनिफिट्स क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेटिटर्स, नहीं। बेटर, अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेटिटर्स के लिए लाइफ साइकिल है अप्रोच, कौन सी अप्रोच है? स्ट्रेटजी ग्रुप, शाबाश, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेटिटर्स के लिए। फिर मोर एक्यूरेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बेनिफिट है। इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये बेनिफिट नहीं है। ये एक पढ़ेंगे हम थ्योरी, वो है बेंचमार्किंग, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इसमें क्या करते हैं हम, अपने जो भी प्रोसेस होता है हमारा, उसको इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट कंपेटिटर है जैसे, उसके प्रोसेस के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें क्या खास बात है और जो हमें नहीं है, वो हमसे क्यों आगे है। ये बेंचमार्किंग से एफिशिएंसी आती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक स्टूडेंट है, वो क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट है उसके नोट्स देख ले कि मेरे नोट्स में इसके नोट्स में क्या फर्क है, ये क्या करता है, किस तरीके फ्लो चार्ट बनाता है, एग्जांपल साथ साथ लिखता रहता है, डिफरेंट कलर यूज करता है, वगैरह वगैरह, उसको फिर खुद ऑप्ट करें। इन जो एफिशिएंसी है वो बेंचमार्किंग से आती है। फिर ब्रांड पोजीशनिंग, तो ये भी हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में कौन सा बेनिफिट है इसका? ऑप्शन बी, मोर एक्यूरेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अच्छा प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे एक्यूरेट होती है, एक्सप्लेन करें। कॉस्ट को सामने रखा जाता है प्राइस डिसाइड करते हुए। कॉस्ट स्ट्रक्चर सामने होगा तो हमें पता होगा, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जहां पे आपको ये लेसन देती है ना कि प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस पे कॉस्ट डिफरेंट है, वहीं पे ये लाइसेंस ये भी आपको सिखाती है, लेसन देती है कि प्रोडक्ट के डिफरेंट फेजेस पे आप प्राइस भी डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिक्लाइनिंग स्टेज पे प्राइस डिफरेंट है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे डिफरेंट है, तो प्राइसिंग डिसीजन भी हर स्टेज पे डिफरेंट होता है ना।
साइकिल के साथ साथ चेंज होता है लाइफ साइकिल किस फेज में, तो इसीलिए ये मोर एक्यूरेट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। 20 एक्सप्लेन सम स्ट्रेटजीज कंपनी कैन यूज टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। अभी छोटे छोटे सवाल, वार्म अप केस स्टडीज है, ये टिपिकल एग्जाम लेवल की केस स्टडीज नहीं है, वार्म अप केस स्टडी। लाइफ से एक्सटेंड करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है? अनटैप्ड मार्केट को हिट करना है, करेक्ट। रीफॉर्मुलेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डिजाइन को, फीचर्स को, पैकिंग को चेंज करें, शाबाश। लो प्राइस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज कर दे, प्राइस कम कर दे, डिस्काउंट ऑफर कर लें, शाबाश। और कोई किताब के अलावा भी अगर आप स्ट्रेटजी ज़हन में आती है आप बता सकते हैं, अगर ठीक हुई तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कोलैबोरेशन, शाबाश। कोलैबोरेशन, वो कल आपने इसको दूसरे अल्फाज में, ये अच्छा लफ्ज बोला इसने कोलैबोरेशन का भाई ने। कल किसी स्टूडेंट ने ये एग्जांपल दी थी कि पैकिंग के साथ, मतलब बंडल पैकेज बना के, बाय वन गेट वन फ्री। जी डिक्लाइनिंग में, तो ये कौन सी एग्जांपल है? अच्छा, एक्सटेंड मैच्योरिटी, हाँ वो डिक्लाइनिंग के थे, ठीक है। ये मैच्योरिटी पीरियड एक्सटेंड, इसमें मार्केटिंग इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। हाँ वो कोलैबोरेशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन की वो मैच्योरिटी में मार्केटिंग कर सकते हैं आप, एक्सटेंड कर, ग्रोथ नहीं। देखिए मार्केटिंग कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, अपने इस जो मैच्योरिटी का पीरियड है इसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग तो करते रहना पड़ेगा। पर्पस ग्रोथ नहीं होगी, एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करनी, मेंटेन करना है ताकि हमारा कस्टमर कंपैटिटर के पास ना चला जाए। प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट को रिफॉर्मुलेट किया, जब वो बता दिया उन्होंने, बिल्कुल। देखिए वो एक स्ट्रेटजी याद रखे, लाजमी नहीं एक ही फेज पे की जाए, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 2 फेजेस पे भी अप्लाई की जा सकती है। प्रोडक्ट के नए फीचर्स ऐड करना, ये हम ग्रोथ स्टेज पे भी करते हैं, न्यू फीचर्स को ऐड करना, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो बेसिक प्रोडक्ट होती है ना सिर्फ, जिसका बेसिक फंक्शन है। ग्रोथ स्टेज पे हम उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते रहते हैं। मैच्योरिटी में अगर न्यू फीचर ऐड ना करें फिर भी सेल हमारी होती रहेगी, लेकिन इसमें अगर आप इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको करते रहना चाहिए। और डिक्लाइनिंग पे अमूमी तौर पे यही कंपनी ने फैसला करना होता है कि क्या वो जुआ खेले कि नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्या इसमें रिसर्च करके मजीद फीचर्स को ऐड करने की कोशिश की जाए कि नहीं की जाए। ग्रोथ स्टेज पे तो कंफर्म फीचर ऐड होंगे ना, मैच्योरिटी पे एक्सटेंड करने के लिए आप कंपनीज फीचर ऐड करने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्लाइनिंग स्टेज पे मे भी रीफॉर्मुलेट प्रोडक्ट को किया जाए या भी ना किया जाए। कंपनी अगर समझती है कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जिसने मार्केट को कैप्चर किया था, एक लेगेसी है, मेजर प्रोडक्ट थी, फिर कंपनी इसकी वेरिएशन को लॉन्च कर सकती है, वरना नहीं। 21 कंपनी स्पेशलाइजिंग इन डीवीडी प्लेयर नोटिस दैट देयर सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड। लास्ट टाइम आपने कब डीवीडी प्लेयर देखा? छोटे होते देखा ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, हाँ डिस्क डालते थे उसमें, बिल्कुल हाँ जी। कह रहा है सीडी, हाँ जी सीडी प्लेयर होते थे, डीवीडी प्लेयर असेस, वो कह रहा है 2017 में, ठीक है। सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है। अब देखें काम की तो यही है ना, मार्केटिंग मैनेजर तो वही अच्छा जो कि डूबती हुई मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेच दे। कह रहा है मार्केट सारी डूब गई है। असेस द सिचुएशन, रिकमेंड स्ट्रेटजीज विद डिसकंटिन्यू और एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बताइए कितने स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? कितने स्टूडेंट डिसकंटिन्यू करना चाहिए? कितने स्टूडेंट के पास कोई स्ट्रेटजी है कि इस प्रोडक्ट के लाइफ लाइन को एक्सटेंड करने की? है किसी के पास कोई स्ट्रेटजी तो बताए। कि किसी और फंक्शन को, किसी और एक्टिविटी को सपोर्ट करता है कि नहीं, जैसे कोलैबोरेशन ऐसा हो कि कस्टमर लाइक करता है डीवीडी, उसके बाद ऐसी चीज हो वो डीवीडी भी खरीदना पसंद करे। हाँ ये मल्टी 2 in 1 3 in 1 टाइप स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है। हाँ जैसे लैपटॉप के, अगर इसके साथ कोई और कस्टमर का यूज मर्ज किया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, उसके बाद जैसे बुक में उसने एग्जांपल दी है डीवीडी प्लेयर के साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ठीक है। तो जो PS5 इसके साथ डीवीडी प्लेयर के साथ मर्ज नहीं होगा।
दिल्ली का साइज छोटा करके मोबाइल में दिया। शाबाश। तो मर्ज किया जा सकता है, जैसे डीवीडी प्लेयर के साथ वो कह रहा है स्ट्रीमिंग सर्विसेज आप दे सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो स्मार्ट टीवी अब आ रहे हैं उसमें भी ये ऑप्शन होती है कि आप ना सिर्फ टेलीविजन बल्कि उसके साथ आप इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन एनेबल करके आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो उससे एक दफा डिमांड गई कि हमने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर भी देखते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आप वाईफाई एनेबल्ड हो जाए तो उसमें उसकी डिमांड बढ़ गई। इस एक छोटे से फीचर की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो कह रहे हैं इसी तरीके से आप डिफरेंट जो कस्टमर के लिए यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो ऐसी प्रोडक्ट जो कि डूब रही होगी उसके आर्जी तौर पे या डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, कुछ अरसे के लिए डिमांड फिर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम क्या है जी? अगली प्रॉब्लम है कंपनी सेलिंग पर्सनल कंप्यूटर फेसिंग सैचुरेटेड मार्केट। कि अब ये मार्केट डिक्लाइनिंग वाली नहीं है, पहले डिक्लाइनिंग मार्केट की एग्जांपल थी, अब उसने मैच्योर मार्केट की एग्जांपल दी है। डिस्कस पोटेंशियल मेथड टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अब ये पर्सनल कंप्यूटर्स को सामने रखते हुए बताइए कि आप क्या करेंगे। फीचर अब क्या आप कुछ फीचर्स की एग्जांपल दे सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर के सामने रखते हुए? स्क्रीन, हाँ साइज, स्क्रीन का साइज इंक्रीज कर दिया जाए, टच स्क्रीन हो, वेट डिक्रीज किया जाए इसका, हाँ शाबाश, स्लीक डिजाइन किया जाए उसका, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट की जाए, शाबाश। हाँ सॉफ्टवेयर, ये अच्छी सजेशन दी उन्होंने कि सर सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की जाए और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बंडल प्रोडक्ट्स के तौर पे सेल किया जाए। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे हमारे इधर एशियन कंट्री जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें वो पायरेटेड विंडोज इंस्टॉल करते थे, तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला, उन्होंने मजबूर नहीं किया कि भाई एडवर्टीजमेंट के जरिए से कि लाजमी बाय करें। उन्होंने कहा अब आप जो भी नया लैपटॉप खरीदेंगे उसमें बिल्ट इन होगी विंडोज। अक्सर जो मॉडल अब आप नहीं आते हैं आप देखिए उनमें विंडोज ज़्यादा बिल्ट इन होती है। उन्होंने एक इसका यूज़ करने के लिए अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए एक ये स्ट्रेटजी अपनाई, डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। चलिए करेक्ट। नेक्स्ट 23, स्टार्टअप इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट टू द मार्केट। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है? कल हमने डिस्कस किया था। हाँ जा हेडसेट, हाँ वो जो ग्लासेस पहनते हैं, वो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करे। अब जाहिर है जब वर्चुअल रियलिटी इंट्रोड्यूस होगी तो उससे रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो कह रहा है डेवलप ए प्लान टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज। कैसे आप प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? बेनिफिट्स बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पब्लिक प्लेसेस पे बूथ लगाएंगे, वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है उसका डेमो प्रोवाइड करेंगे। जैसे हाँ जैसे आपने देखा होगा अक्सर ये अगर जाएं क्या हफीज सेंटर, तो वहाँ पे करीब ही उन्होंने जो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज होती हैं, सैमसंग वगैरह, उन्होंने अपना कोई ना कोई सेटअप किया होता है और नया मॉडल जो होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है। आप जाके उसके फीचर्स देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और क्या स्ट्रेटजी आपके पास है? सेलिब्रिटी को पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि वो हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, ठीक है। और गेम्स वगैरह में ऐड चलाएं। अच्छा ये मुझे ज़्यादा पसंद आया गेम्स वगैरह में, क्योंकि अमूमी तौर पे गेम्स की और वर्चुअल रियलिटी की जो टारगेट मार्केट होगी वो सेम होगी। ये मुझे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी लगी है। ठीक है जी, हाँ। और हमारा एज ग्रुप कौन सा होगा टारगेट मार्केट में जिसको फोकस करना है? 18 से 85। अच्छा 35। अच्छा क्या एक मिनट ठहरिए, आपके ख्याल में ये प्रोडक्ट क्या चीपर होगी या एक्सपेंसिव होगी? 18 से 25 एज ग्रुप वाले लोग बिल्कुल प्रोडक्ट चाहेंगे कि हासिल करें, मतलब उनकी डिज़ायर। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक असूल है सिर्फ डिज़ायर नहीं, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। आपके ख्याल में 18 to 25 वालों के पास परचेजिंग पावर, ये मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। क्या ये हमारी टारगेट मार्केट होनी चाहिए? हाँ ये ठीक है, कुछ कंपनीज बिल्कुल, मैं इसके ऊपर फोकस कराना चाह रहा था, परचेजिंग पावर इनके पास नहीं है,
लेकिन कुछ कंपनीज इनको फोकस करती है टारगेट मार्केट के तौर पे, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं रिजल्ट डे पे शो करवाने इनाम के तौर। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 ए कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाइब्रिड कार्स इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड सेल्स ग्रोथ, एडवाइज द कंपनी ऑन हाउ टू मैनेज द इंक्रीज कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस ग्रोथ। मैनेज कैसे करें, या यूं कह लीजिए कि अरेंज कैसे करें। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, वर्किंग कैपिटल अरेंज किया जाए, बैंक से लोन लिया जा सकता है, शाबाश, लीज पे एसेट्स लिए जा सकते हैं इंक्रीज कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। आउटसोर्स किस चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं? प्रोडक्शन को किसी और प्लांट पे नहीं, प्रोडक्ट का प्लांट तो अपने है। दूसरी कंपनी का कोलैबोरेशन करके साथ पार्टनरशिप करना, दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके कैसे हम अपना, देखिए मसला क्या, मसला समझे। हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, हमें उसको मैन्युफैक्चर करने, इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके लिए एक कॉस्ट बढ़ेगी, वो कॉस्ट कहाँ से मैनेज करें, मसला ये है। लेबर एफिशिएंसी कम, सप्लायर से बल्क में प्रोडक्ट बाय की जा सकते हैं, इससे डिस्काउंट मिलेगा, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। बैंक से लोन लिया जा सकता है, शेयर इशू किए जा सकते हैं, ये हाँ प्राइवेट में, ठीक है, ठीक, यानी ये किसी हद तक हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेट करता है कंसेप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं, बस ये इतने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। अब आते हैं केस स्टडी की तरफ। केस स्टडीज कौन कौन सी थी? 2, 4 और 16? 2 थी, ये पहले दी होगी मैंने, नहीं मेरे पास नोट की हुई थी, ये 2 नहीं थी, कोई बात नहीं, अभी फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आज की असाइनमेंट में, आज के असाइनमेंट में 4 16 ये नहीं कल वाले असाइनमेंट में तो ये 2 मैंने कहां से लिखी है? चलें ठीक है, फिर इसको आज डिस्कस ना करें, एंड पे देखते हैं, टाइम हुआ तो इसको डिस्कस कर लेंगे, मेरा टाइम होगा। क्वेश्चन 4 कह रहे बरगेंजा लिमिटेड, ये आइटम 22 का क्वेश्चन है। Bergenza Limited BL manufactures and markets 4 consumer durable products. Presented below are main costs incurred on each of the products. 4 प्रोडक्ट्स हैं और कास्ट जो इनकर हो रही है वो बता रहा है। प्रोडक्ट ए पे कास्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट बी पे कास्ट ऑफ विड्रॉल, प्रोडक्ट सी मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कास्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डी इंक्रीज कास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ए में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। बी फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोवाइड वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि उसको पता है हर एक में मार्केटिंग वो तो हर लेवल पे होती है ना, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी फोकस अवेयरनेस होगा, कभी कंपेटिटर को बीट करना होगा। कह रहा है इसके अलावा बताएं और सजेस्ट ए प्रमोशन स्ट्रेटजी बीएल में परसू। प्रमोशन स्ट्रेटजी तो सेम नहीं होगी हर केस में, नहीं, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, याद है आपको? हर स्टेज पे 4x4 मैट्रिक्स बन जाता है हमारा, इधर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन 4, ये इधर इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ये कहलाता। इस 4x4 को टोटल कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को सामने रखते हुए ये 4 डिसीजन करने। चलिए पहले तो हम स्टेज देख लेते हैं, क्या है? प्रोडक्ट है, कास्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन सी स्टेज है? इंट्रोडक्टरी स्टेज, इंट्रोडक्शन, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ विड्रॉल, डिक्लाइन। मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कास्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मैच्योरिटी। इंक्रीज कास्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ। अब ए पार्ट हमने आगे उसको एक्सप्लेन कर देना हमने,
फिर फ्रॉम योर आंसर टू ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोवाइड वन मोर कास्ट। कास्ट ऑफ सेटिंग अप पहला कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं ये था कौन सा फेज? सेटिंग अप, इंट्रोडक्टरी। इसमें मजीद कौन सी कास्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बिल्ड, लेकिन वो तो उसने बता दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शाबाश, ये अच्छी एग्जांपल बताइए। पहले देखे, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट ही इंट्रोडक्शन से होता है, तो जो हमारा वो इंट्रोडक्शन से पहले की भी जितनी भी कॉस्ट है वो हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही इंक्लूड करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ विड्रॉल, ये स्टेज कौन सी थी? एक और कॉस्ट की एग्जांपल दीजिए। कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, वारंटी क्लेम, डिस्काउंट एक्सपेंसेस टू क्लियर इन्वेंट्री। कोई एक एग्जांपल दे दे। प्रोडक्ट सी, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इनहेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मेच्योरिटी, कोई मजीद कॉस्ट बताइए। कॉस्ट ऑफ क्या? कॉस्ट टू एक्सटेंड मेच्योरिटी क्या है? एग्जांपल, न्यू वेरिएंट्स को कॉस्ट ऑफ अनाउंसिंग न्यू वेरिएंट्स। क्या मेच्योरिटी स्टेज पे न्यू वेरिएंट्स लॉन्च किए जाते हैं? यस सर। न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं के विड्रॉल में? मेजोरिटी पे किए जाते हैं भाई। हाँ जी जी। इसमें ओवरऑल कॉस्ट क्या आ सकती है मेच्योरिटी में? बिल्कुल आ सकती है। मेच्योरिटी में तो धड़ाधड़ हमारे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है 100% कैपेसिटी पे चल रहा होगा, बिल्कुल आ सकती है ओवरऑल कॉस्ट। लास्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ। इसमें क्या मजीद कॉस्ट आ सकती है? प्रोडक्शन कॉस्ट तो हर फेज में आएगी। इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, हाँ ये इंक्रीज वर्किंग कैपिटल मुझे अच्छी लगी। नहीं वो सवाल देके जवाब। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, हाँ, इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये ग्रोथ स्टेज की कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंक्रीज करना, एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, वो वहां पे सेटअप हो रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं लोकेशंस को। वो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लिमिटेड प्लेसेस पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसमें हम बिल्ड कर रहे होते हैं इंट्रोडक्शन पे। ग्रोथ में हम उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एनहेंस कर रहे हैं। सजेस्ट है प्रमोशन स्ट्रेटजी BL में परसू। प्रमोशन स्ट्रेटजी आपने बतानी है और फेज के लिहाज से बतानी है। पहला फेज कौन था? सेटिंग अप, एक्सपेंशन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगी? प्रमोशन। एक मिनट है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, बताए इसमें फोकस क्या होगा? किस तरह की प्रमोशन स्ट्रेटजी होगी आपकी? प्रोडक्ट की अवेयरनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उसके बेसिक फीचर्स कस्टमर के साथ शेयर करेंगे, बेसिक वर्किंग उसकी। कॉस्ट ऑफ विड्रॉल फेज कौन सा है? डिक्लाइन। इसमें आप डिक्लाइनिंग में कोई प्रमोशन करेंगे? प्रमोशन फिर भी करनी पड़े। फारिग है, फारिग करने के लिए भी प्रमोशन तो करनी पड़ेगी। डिस्कार्ड कर देंगे कि पहले 70% ऑफ सेल्स लगाएंगे। भाई ये अगर आप अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं, बाय 1 गेट 5 ऑफर लगाते हैं, चाहे मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, प्रमोशन तो होगी। ऑब्जेक्टिव सेल इंक्रीज करना नहीं है, बल्कि स्टॉक को क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव फर्दर मार्केट को अट्रैक्ट करना नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जिस्टिंग स्टॉक को क्लियर किया जाए। सी, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इनहेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्रोथ है। इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये शाबाश, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। अंट जी, तो ये मैच्योरिटी नहीं है। सी, मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मैच्योर। कस्टमर को रिटेन करेंगे, बिल्कुल ठीक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है इसमें। और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये ग्रोथ है। इसमें प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी? ब्रांड प्रेफरेंस की तरफ। यानी अब उन्हें कहेंगे कि सिर्फ कंप्यूटर नहीं, HP का कंप्यूटर, डेल का कंप्यूटर, एप्पल। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आया? मुझे बताइए इसकी रिक्वायरमेंट समझ आ रही है आपको, क्या पूछ रहा है? ठीक है,
बट मेजर रिक्वायरमेंट समझ, एग्जाम्पल एक दो ऊपर नीचे हो गया प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटा मसला है। क्या रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बड़ा सा क्वेश्चन आ गया और ये सीफैब लेवल का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट डिस्क, अच्छा ये पहले केस पढ़ देते हैं, रिक्वायरमेंट एक लाइन की है या चलिए रिक्वायरमेंट पहले। डिस्कस द बेनिफिट्स दैट एमजी में एंजॉय बाय अडॉप्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। किस लफ्ज़ से पता चला कौन सी थ्योरी है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसको अंडरलाइन कर लें। और मुझे तो लगता है कि मैं केस स्टडी पढ़े बगैर ही इसका आंसर दे सकता हूँ। ए का दिया जा सकता है, इसका मतलब है ए का ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। ये बेनिफिट्स पता है क्या है? क्या बेनिफिट्स है मेरा भाई बताएगा कॉर्नर में? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के क्या बेनिफिट है? मेरा तो ख्याल है कोई बेनिफिट नहीं, बिला वजह की टेंशन है। कॉस्ट तो इनकर करनी ही करनी है, अब क्या करनी, आज क्या करनी, कल क्या करनी। आपका क्या ख्याल है? पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को जज किया जा सकता है जब आपको पता चलेगा हर फेज में आपकी कॉस्ट कितनी है। एक तो आप बेहतर बजटिंग कर सकेंगे ताकि उस जितनी कॉस्ट चाहिए उतना फाइनेंस अवेलेबल हो सके। दूसरा, उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है, प्राइसिंग कर सकते हैं बेहतर। डिफरेंट वेजेस में डिफरेंट कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, उस लिहाज से डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं हर वेज के ऊपर। फिर अननेसेसरी, जब आपके पास सारा ब्रेकअप आएगा कॉस्ट का, उसमें जो गैर जरूरी कॉस्ट होगी उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपका कोई सिस्टम ले आया, सर प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है, अगर आप इजाजत दे तो मार्केटिंग बढ़ा दें, मार्केटिंग का बजट ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर लें, तो आपने करने पहले देखना है, पहले देखना है ओवरऑल मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं है। अब टाइपराइटर की लॉट ले आए और करें एडवर्टीजमेंट बेचने के लिए, और हर चीज की एडवर्टीजमेंट करने से नहीं बिकेगी वो, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट अपनी जिंदगी गुजार चुकी है तो फिर हाँ, तो ये गैर जरूरी कॉस्ट है, अननेसेसरी कॉस्ट, इसको नहीं करना। बी, लिस्ट द कॉस्ट दैट एमजी माइट हैव टू इनकर इन ईच फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ग्लोरी अल्टीमेट। ये ले, ये मुझे तो लगता है ये भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। हर स्टेज के ऊपर कौन सी कॉस्ट लगेगी, ये तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी कर लिया। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में यही तो पूछता है आपसे कि किस लाइफ साइकिल में क्या कॉस्ट है और स्ट्रेटजी क्या होगी, दो ही चीजें। हर लाइफ साइकिल कितने हैं? 4। और क्या पूछेगा? हर लाइफ साइकिल में फेज में कॉस्ट क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। कॉस्ट बता सकते हैं ना हम, ये डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, तो फिर बताइए इंट्रोडक्टरी स्टेज पे क्या क्या कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट भी आएगी, रिसर्च कॉस्ट आएगी। हाँ जी, वारंटी क्यों नहीं आएगी? ये तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आएगी, अभी तो प्रोडक्ट बिकना ही शुरू नहीं हुई, पहले वारंटी थोड़ी आ जाएगी। अच्छा, वैसे अजीब बात है, मुझे तो सी भी लग रहा है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है। Suggest the strategies that MG may adopt to extend the maturity phase of glory ultimate। चले क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ लेते हैं, शायद हमें इससे कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जो हम अपने सोल्यूशन में यूज कर सके। हाँ, केस स्टडी बिल्कुल अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल अपने सोल्यूशन के अंदर लिंक कर सकते हैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को लिंक तो करना चाहिए हमें। कह रहा है ग्लोरी इज ए सीरीज ऑफ हाई एंड स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय मार्वल ग्रुप एमजी। बिजनेस को बता रहा है, ये स्मार्टफोन सीरीज है। एमजी इज हाईली रिगार्डेड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन एंड एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स। The mobile phone industry is one of the fastest growing sector of the economy where a number of competitors attempt to outperform each other in terms of product design, feature and pricing।
ये वैसे तो इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का क्वेश्चन होता तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट होती, क्योंकि हमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लिए प्रोडक्ट के फेजेस, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम प्रोडक्ट के फेज पे पहुंच सके वो चाहिए होती है। MG is in the process of introducing new series of foldable smartphones, Glory Ultimate, that could be a vital breakthrough in mobile phone industry. Foldable smartphone, अच्छा ये पहले हुआ करते थे फोल्डेबल, अच्छा अभी भी दोबारा आ गया सैमसंग का, अच्छा चलो ठीक है, बहरहाल वो स्टार्ट ग्लोरी अल्टीमेट, that could be a vital breakthrough in mobile phone industry. The management of MG intends to adopt life cycle casting for Glory Ultimate. उसने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है इंडस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन दी है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है, क्या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बताइए। MG is highly regarded for innovative product design and aggressive market. Growth phase में aggressive marketing करेंगे। नहीं, वो कंपनी का ग्रोथ फेज है, प्रोडक्ट का नहीं है। एक कंपनी अगर अपने ग्रोथ फेज में वो कहता है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पॉइंट नहीं है। ये कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी अपने ग्रोथ स्टेज पे है, लेकिन ये जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा है ग्लोरी अल्टीमेट, क्या ये ग्रोथ स्टेज पे है? ये तो अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है। ठीक है। और क्वेश्चन में वो हमसे जो पूछ रहा है, बेनिफिट्स पूछ रहा है इन ईच फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ग्लोरी अल्टीमेट। ग्लोरी अल्टीमेट के बारे में पूछ रहा है, कंपनी के बारे में नहीं पूछ रहा। कंपनी के बारे में पूछा तो फिर हम कहते हैं ये एग्रेसिव मार्केटिंग है, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे ग्लोरी अल्टीमेट इसको अंडरलाइन करें, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती ही प्रोडक्ट की है, कंपनी की नहीं होती। जी क्लियर? तो ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का ही तीनों पार्ट्स। हाँ, लेकिन हम उसमें इंफॉर्मेशन कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर हमें मिली है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो इसको इंक्लूड कर लें। क्लियर जी? चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। नहीं टाइम है, नहीं जाने देना। क्वेश्चन 9 को कोई नहीं आए, घर के करके जाए ना, आपको पता चले कैसे। ये है स्ट्रेटेजिक स्पेस का क्वेश्चन। मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिक स्पेस, आपने मुझे बताना है कि ये मेरा ख्याल क्वेश्चन पढ़ने के बाद सही है कि नहीं। मेरा ख्याल क्या है? अच्छा कंफर्म नहीं है, ये मैं भी बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, आपने बताना है। अगर मेरा कंसेप्ट गलत साबित हुआ, मेरा ख्याल गलत साबित हुआ, आपको छुट्टी मिल जाएगी। चाय अभी तो पिया रहने में। रिक्वायर्ड ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन। पता नहीं ऑप्शन क्या है, कैसे पता चलेगा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। रिकमेंड ए न्यू सूटेबल सेगमेंट फॉर सेव टू कंसीडर। सेवर नहीं है, सेवर। प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। स्टार्ट कह रहा है न्यू सूटेबल सेगमेंट, तो न्यू सेगमेंट ढूंढने की क्या जरूरत है? एग्जिस्टिंग में से काम नहीं चल जाएगा। देखते हैं। कह रहा सेव ए रिनाउंड प्रीमियम क्लॉथिंग ब्रांड नोन फॉर ऑफरिंग फॉर्मल ऑफिस अटायर फॉर मेन, कैटर्स टू यूनिक स्टाइल टारगेटिंग अडल्ट्स एजेड 18 to 40 ईयर्स। एक तो प्रीमियम को मैं अंडरलाइन कर लूंगा, इसका मतलब ये हुआ ये प्राइस स्कीमिंग की तरफ जा रहे हैं, पेनिट्रेशन की तरफ नहीं। प्रीमियम प्रोडक्ट है, स्ट्रेटजी में कहीं है ना, और रिड्यूस प्राइस को आप डिस्कस करते हैं, या ऐसे लोगों को टारगेट कर लें जो प्राइस पे कर ही नहीं सकते। प्रीमियम का मतलब समझ आ रही है स्ट्रेटजी में क्या है। फिर क्लॉथिंग ब्रांड नोन फॉर ऑफरिंग, और फिर इसका मैन को अंडरलाइन कर लें, वुमेन को नहीं, चाइल्ड नहीं। ठीक है, उसने अपना टारगेट मार्केट किसको किया है? मार्केट सेगमेंटेशन कर ली ना। सेगमेंटेशन में एक तो उसने हाई इनकम लेवल के लोगों को सेगमेंट किया, फिर उसके अंदर दूसरी सेगमेंटेशन क्या की उसने? मैन। और फिर उसके बाद तीसरी सेगमेंटेशन भी की। सेगमेंटेशन की सारी बेसिस है।
ये सेगमेंटेशन कर रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है? सेगमेंटेशन कर रहा है। कैटर टू यूनिक स्टाइल्स टारगेटिंग अडल्ट्स एजेड 18 टू 40 ईयर्स। करंटली वो किस मार्केट को सर्व कर रहा है? तो कौन सी मार्केट जो है स्ट्रेटेजिक स्पेस है? अनटैप्ड 40 से ऊपर और 18 से नीचे भी, ठीक है। क्या ये पूरी मार्केट में अकेला ही है? नहीं, और होंगे, आगे देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। However, in the face of intensifying competition, ये ले इंटेंसिफाई, अकेला नहीं, एक बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। इंटेंसिफाइंग कंपटीशन को अंडरलाइन करो, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन को अंडरलाइन कर ले मेरा, और मैं क्लब रहा हूं तो कर ले मेरा भाई। हाँ, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन क्या अकेला है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 18 से नीचे ये फोकस नहीं कर रहे मार्केट को, 40 से ऊपर फोकस नहीं कर रहे। इसका मतलब है इनके लिए ये अनटैप्ड मार्केट है, इनके लिए। However, in the face of intensifying competition, ever evolving consumer preferences, ever evolving consumer preferences का मतलब क्या है? कंज्यूमर की पसंद बदलती जा रही है, कभी वो ये कलर पसंद करते हैं, कभी वो, कभी ये डिजाइन, कभी दूसरा, जो भी प्रेफरेंस है इनकी, ये एक जैसी नहीं रहती, ठीक है जी। इस लिहाज से इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करना पड़ती होंगी। सेव इज कंटेम्पलेटिंग नैरोइंग इट्स फोकस टू ए स्पेसिफिक एज ग्रुप विद इन देयर टारगेट मार्केट। वो अपनी ही टारगेट मार्केट के अंदर मजीद स्पेसिफिक करना चाहते हैं, किसी ग्रुप को टारगेट करना चाहते, यानी वो कह रहे हैं सर 18 से 40 ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, हम इस सारे ग्रुप को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इसमें से किसी स्पेसिफिक पार्ट को कैटर करते हैं। दिस शिफ्ट will better utilize the limited budget and penetrate the market segment for higher revenue। कह रहे हैं एक तो बजट कम है, हमें हर एक के लिए अलग डाई बनानी पड़ती है, ये 18 से ऑनवर्ड है, इनका हाइट कुछ और होती है, वेट डिफरेंट प्रेफरेंसेस है ना, डेमोग्राफी। वो कह रहे हैं हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करते हैं ताकि हमारा बजट भी कम हो, और दूसरा हम बजाय ये कि बड़ी मार्केट में छोटा शेयर हो, छोटी मार्केट में बड़ा शेयर कर लेते हैं। स्ट्रेटजी समझ रहे हैं? दिस शिफ्ट विल बेटर यूटिलाइज लिमिटेड बजट एंड पेनिट्रेट द मार्केट। लिमिटेड बजट किस लिए? टारगेट मार्केट छोटी है, फॉर हायर रेवेन्यू, उसी के अंदर ज्यादा मुकाबला करके डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग एन ओपन डिस्कशन फोरम विद द एम्प्लॉइज सेव रेफर्ड received the following option for segments to target। एम्प्लॉइज ने ये 3 ऑप्शन दिए, उन्होंने कहा इनको टारगेट करें। अब आपने बताना है इनमें से किस किस को टारगेट करना चाहिए, एक को, दो को, कि तीनों को? देख ले, लेकिन फिर रीजन भी देनी है, जस्टिफिकेशन भी। डिस्कस सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन को एक एक नंबर की है सूटेबिलिटी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, this segment consists of adults aged 45 to 60 years. They have a high disposable income and an appreciation of stylish clothes। disposable income, पैसा भी ज्यादा है, स्टाइलिश क्लॉथ को भी पसंद करते हैं, पैसा भी है, स्टाइलिश क्लॉथ भी पसंद करते हैं। हमें यही तो चाहिए, हमारी टारगेट मार्केट से बाहर हैं। हाँ, इसको अगर कैप्चर करना चाहते हैं आपको अपना पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है आपका, एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट है, एग्जिस्टिंग डिजाइन जो है, वो आपने 18 से 40 तक रखे। दर्जी बदलने पड़ेंगे, मशीनें भी बदलनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी और डिजाइन को पसंद करते, डिजाइनर भी बदलना पड़ेगा जी। पेट बाहर होता है चले अभी फोकस नहीं करते, फोकस करना भाई, ये सूटेबल है कि नहीं? सूटेबल नहीं है, रीजन क्या है? टारगेट। सेकेंड, सेवी एंटरप्रेन्योर्स। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर। कौन से?
कॉस्ट कॉन्शियस कौन सा होता है? जो सस्ता सामान ढूंढ रहा होता है। हाँ नहीं भाईजान, ये कॉस्ट कॉन्शियस, ये ज्यादा अकलमंद होते हैं कॉस्ट में। एंटरप्रेन्योर एजेड 30 to 40 who are seeking stylish yet affordable attire। स्टाइलिश भी हो और अफोर्ड, स्टाइलिश तक तो हम इसके साथ थे, जैसे इसने कहा ना अफोर्डेबल चीज दिखाओ, हमने कहा साथ वाली दुकान पे चले जाओ। कॉस्ट कौन, दो अल्फाज से पता चला ये हमें इसको, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। वो दो अल्फाज कौन से हैं? कॉस्ट कॉन्शियस इसको अंडरलाइन करें और अफोर्डेबल को अंडरलाइन करें। हमने कहा भाई हम प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं, सस्ती प्रोडक्ट चाहिए, साथ वाली दुकान पे चले जाओ। वही भाई ये समझ आ गया, ये भी सूटेबल नहीं, ये भी सूटेबल नहीं, तो ये तो जरूर सूटेबल होगा थर्ड। कॉलेज फैशनिस्टास, दिस सेगमेंट कंसिस्ट, ये मुझे लगता है आपकी बात कर रहा है, दिस नहीं, मेरी बात नहीं कर रहा। दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फैशन फॉरवर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स एजेड 18 to 25 ईयर। They aim to make TikTokers. They aim to make a stylish statement on TikTok, on campus, despite potentially having limited disposable income. कॉलेज की फीस पूरी करने के पैसे नहीं है, लेकिन स्टाइलिश स्टेटमेंट देनी है। कॉलेज से डिस्काउंट करेंगे और फिर जाके आईफोन लेके खरीद दे। इसको टारगेट करें। इनके पास पैसे, क्वेश्चन में कहां पे पता चल रहा है ये, हालांकि हमारी टारगेट मार्केट में है 18 to 40 में, लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम से पता चला ये भी सूटेबल। तो तीनों के ऊपर कमेंट कर दिया सूटेबल नहीं है। अब फिर बताइए न्यू सूटेबल सेगमेंट बताइए। इसीलिए अब मुझे पता चला, इसीलिए उसने सिर्फ कमेंट करने को नहीं पूछा, साथ में एंड पे सूटेबल। अब मुझे समझ आए, अगर इनमें से एग्जिस्टिंग में ही सूटेबल होता तो हमें बी रिक्वायरमेंट में ना पूछता। प्रोफेशनल्स को, प्रोफेशनल की तरह आ नहीं गए प्रोफेशनल, ये 30 to 40 इयर्स में है नहीं प्रोफेशनल, कॉस्ट कॉन्शियस है। हाँ सीईओ सीएफओ, हाँ जी प्रोफेशनल। देखिए एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल में फर्क, एंटरप्रेन्योर है जो बेसिकली ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये अमूमी तौर पे इनका हाँ ये पैसे खर्च करना इस तरह की चीज़ों के ऊपर पसंद नहीं, अमूमी ट्रेंड ये है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं खासतौर पे रिसेंटली क्वालिफाइड, वो चूँकि उनके लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, एक तरह से जिस जगह पे वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एक ज़रूरत भी होती है, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी है, तो वो हो सकता है कि ऐसी हमारी मार्केट हो जो कि अफोर्ड भी कर सकती है और जो स्टाइलिश प्रोडक्ट को, प्रीमियम प्रोडक्ट को पसंद भी करती हो हमारे लिए वो। और उनका नॉर्मली एज ब्रैकेट क्या होगी ऐसे लोगों की जो यंग प्रोफेशनल्स हैं? 18 to 20। देखिए अमूमी ट्रेंड बताना है आपने। देखिए रेयर केसेस हो सकते, अमूमी क्वालिफिकेशन किस एज में कंप्लीट होती है? अमूमी 25 की नहीं पूछ रहा, अमूमी 25 से 35 के दौरान में, यानी 25 से 30 के दरमियान कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद 35 तक उनका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है जिसमें वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमूमी तौर पे उनके एक्सपेंसेस भी इतने नहीं होते, क्योंकि अमूमी मैरिटल स्टेटस उनका सिंगल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ज़ाहिर शादियों की बच्चे होंगे वो अखराजात बढ़ेंगे, ये सारे शौक 35 के बाद। ये कंपनी ने रिसर्च की हुई है इन चीज़ों के ऊपर, कंपनी बाकायदा रिसर्च करती है, उसके बाद उनके जो एक्सपेंसेस उनकी नेचर बदल जाती है। तो हमारे लिए जो टारगेट मार्केट एक न्यू हो सकती है सेगमेंट, वो कौन सा हो सकता है? 25 से 35। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, कोई भी नाम जो आपको सूटेबल लगे। हमने शायद सोल्यूशन में इसको यंग प्रोफेशनल्स का नाम दिया। हाँ जी, आप कुछ और भी नाम अगर देना चाहे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट क्लियर। तो इस केस स्टडी में उसने हमें क्या सिखाया है कि किसी भी कंपनी में बैठ के हमने किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, और फिर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को, विजन को सामने रखते हुए कैसे डिसाइड करना है कि हमारे लिए सूटेबल सेगमेंट कौन सा है फोकस करने के लिए।
क्योंकि गलत सेगमेंट पे फोकस करेंगे, एफर्ट्स भी जाया, मार्केटिंग बजट भी जाया और रिटर्न में आना भी कुछ नहीं। क्या मतलब है? फुफी की क्लास फूफी से क्लास करनी हम भी कर लेते हैं, छोटे मोटे फूफा हम भी हैं। चले कोई बात नहीं, जा मेरे भाई जा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।